सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जय हिंद। इतिहास के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के सबसे पहले क्लास में हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाने थे, जैसे इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक किन्हें माना गया है, भारतीय इतिहास के जनक किन्हें माना गया है, इतिहास पढ़ना आवश्यक क्यों है, यानी इतिहास का महत्व क्या है, और इतिहास के कालखंड के बारे में जाने हुए थे। ठीक उसके बाद वाले क्लास में हम इतिहास के कालखंड को हाईलाइट करते हुए पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़े हुए थे। अगर आप ये दो वीडियो देखे हुए हैं तो आप अनुमान लगा ही लिए होंगे इस वीडियो में हम इतिहास के मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए हैं तो अब मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने से पहले चलिए एक बार अब तक आप जो कुछ भी पढ़े हुए हैं उसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, यानी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सब कुछ फिर से आ जाए। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तुओं से मिलती है। इसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय के मानव जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ लिख कर गए हुए नहीं है, और लिख कर गए ही नहीं तो हमें लिखित साक्ष्य मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं से ही मिलती है। इतिहासकार जो है वो पुरातात्विक वस्तुओं को अनुमान लगाकर, यानी पुरातात्विक वस्तुओं को देखकर अनुमान लगाए हैं कि इस काल में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई होगी। यानी प्राग ऐतिहासिक काल जो है इस समय के मानव जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। इसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक वस्तु मिली हुई है। पुरातात्विक वस्तु यानी प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के द्वारा इस्तेमाल में एवं उपयोग में लाई गई वस्तु मिली हुई है, जिसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट दिए हुए थे। ये सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस हाईलाइट कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। चूंकि प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट दिए थे, तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन हुए? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो आप याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उनका जीवन अत्यधिक पत्थरों पर आश्रित था, यानी उनका जीवन जो था वो पत्थरों से ही घिरा हुआ था। जैसे वो पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, पत्थरों के गुफाओं में वे रहते थे, और पत्थरों से ही पत्थरों के गुफाओं पर चित्रकारी का भी प्रमाण मिला हुआ है। कहाँ पे मिला था? याद करने का प्रयास कीजिए। भीमबेटका में मिला हुआ था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे उनका जीवन पत्थरों पर आश्रित था। पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के सहायता से आग पैदा करते थे, पत्थरों से ही शिकार करते थे, पत्थरों के औजार हथियार का प्रयोग करते थे। चूंकि इनका जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, इस कारण से प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण का अर्थ पत्थर होता है, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। ठीक उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा गया है, और ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा गया है। लौह युगीन कहा गया है।
आदि ऐतिहासिक काल में कांसा की खोज हुई, जिस कारण से इसको कांस्य युग कहा गया है। ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई, जिस कारण से ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा गया है। ऐतिहासिक काल में ही आप पढ़ेंगे वैदिक काल, तो वैदिक काल में आता है उत्तर वैदिक काल। हम सब कुछ पढ़ेंगे, आगे सब कुछ पढ़ेंगे। वैदिक काल में आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही लोहा की खोज होती है। तो चूंकि ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज होती है, इसलिए ऐतिहासिक काल को लौह युगीन कहा गया है और आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन कहा गया है और प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा गया है। इस तरह से जो बंटवारा किए हुए थे इतिहास का, वे थे क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किए हुए थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहास के त्रियुगीन विभाजन कौन किया है? क्रिश्चियन थॉमसन ने। त्रियुगीन, त्रि का मतलब होता है तीन और युग का मतलब तो समझ ही रहे हैं काल, तो यानी 3 युगों में कौन बांटा हुआ है? क्रिश्चियन थॉमसन। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इतिहास को पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग के आधार पे कौन बांटा है? क्रिश्चियन थॉमसन। ये सब कुछ आप पहले ही वीडियो में याद कर चुके हैं, बस यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। इसको भी बोले थे याद करने के लिए। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। प्राग ऐतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने की थी? क्रिश्चियन थॉमसन ने। इतिहास के जनक किन्हें माना गया है? हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का जनक किन्हें माना गया है? बताने का प्रयास कीजिए। भारतीय इतिहास का जनक किन्हें माना गया है? अगर याद नहीं है तो जाकर पिछला वीडियो देखिए और उससे याद करने का प्रयास कीजिए। आप लोग को छोटा वीडियो पसंद था, जिस कारण से हम छोटा वीडियो भी बना रहे हैं। 20 मिनट से 25 मिनट का वीडियो बन रहा है, तो 20 से 25 मिनट देखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 20 से 25 मिनट तो आप व्हाट्सएप पे अपने उंगलियों को घर्षण से ही खत्म कर देते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह चलाकर ही 20 मिनट आप खत्म कर देते हैं। 20 मिनट का, जिस दिन आप 20 मिनट चलाएंगे ना, उस दिन कहिएगा 20 मिनट ही तो चलाए हैं। तो इससे अच्छा है कि 20 मिनट का वीडियो देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल माना गया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थी? गुफा या शैल चित्रकारी के लिए। प्राचीनतम चित्रकारी के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध थी। इतिहास के तीनों जो प्राग ऐतिहासिक है, इसके तीनों काल यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनसे जो हमें औजार प्राप्त हुआ है वो कहां से मिला हुआ है? तीनों काल से मिला हुआ है, मिर्जापुर से। आग की खोज किस काल में की गई? पूरा पाषाण काल में की गई। सबसे लंबा कालखंड किसे माना गया है? पूरा पाषाण काल को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, इसे इंग्लिश में मेसोलिथिक पीरियड या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। मध्य का अर्थ होता है बीच। तो आखिर मध्य पाषाण काल किसके किसके बीच में आता है, जिसके कारण इसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, जिसके कारण इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य यानी बीच, तो ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है।
मध्य को इंग्लिश में हम मिडिल कह सकते हैं, और पाषाण का अर्थ पत्थर होता है तो इसको इंग्लिश में हम स्टोन कह सकते हैं, और काल को एज कह सकते हैं। यानी मध्य पाषाण काल को हम मिडिल स्टोन एज कह सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल को हम अंग्रेजी में मिडिल स्टोन एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में कार्लाइल दिए हुए थे। कौन दिया था? कार्लाइल। कब? 1867 में। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में कार्लाइल के माध्यम से मिला हुआ था। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व को माना गया है। अच्छा बताइए, पूरा पाषाण काल के समय को कब से कब तक माना गया है? 25 लाख से 12,000। पूरा पाषाण काल 12,000 पे खत्म होता है, तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत 12,000 से हो जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं ना, पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000, तो मध्य पाषाण काल 12,000 से शुरुआत होगा और 5,000 पे खत्म होगा। तो इसके बाद नव पाषाण काल आता है, तो उसका शुरुआत कहाँ से होगा? उसका शुरुआत 5,000 से होगा। आप 12,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, 12,000, 5,000। के का मतलब हजार होता है। तो मध्य पाषाण काल के समय को 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल के मानव जो थे वे आखेटक, खानाबदोश के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दिए थे। आखेटक का अर्थ क्या होता है? पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आखेटक का अर्थ शिकारी होता है, खानाबदोश का अर्थ खाद्य संग्राहक होता है। चूंकि पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक और खानाबदोश थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते ही मानव का विकास थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वो आखेटक और खानाबदोश तो थे ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोचने लगे। अब यहाँ पे वो पशुपालन की भी शुरुआत करने लगे थे। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे आमतौर पे आप बुक में देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत और कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल से माना गया है। तो वहां पे नव पाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कृषि और पशुपालन हुआ है, लेकिन साक्ष्य जो मिलना शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हो गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य मिला हुआ है, यानी प्रश्न आएगा पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में मानव जो थे वे सूक्ष्म पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे, जबकि पूरा पाषाण काल के मानव बड़े बड़े पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते ही वे छोटे छोटे पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे। छोटे छोटे पत्थरों के बने औजार का प्रयोग करते थे। छोटा को हम इंग्लिश में माइक्रो बोल सकते हैं। माइक्रो यानी छोटा होता है, मैक्रो यानी बड़ा होता है। तो ये सूक्ष्म पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे, जिस कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है? मध्य पाषाण काल को। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा और लिथ का अर्थ होता है पत्थर, यानी छोटे पत्थरों से बने हथियार का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल की पहचान क्या है? छोटे पत्थरों से बने औजार। मेनली मध्य पाषाण काल की पहचान यही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल के मानव का प्रमुख कार्य जो है वो है अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब होता है अंतिम संस्कार। मध्य पाषाण काल के मानव अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जो मानव आए थे, यानी प्रारंभिक मानव जो थे, वो सभ्य नहीं थे। वे जब देखते थे कि उनके ही दादा परदादा बूढ़े हो गए तो उनको ही वे खा जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते ही उनमें कुछ विकास हो गया, वे अंत्योष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल में हुई है? मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार,
यानी उसको हम दाह संस्कार कह सकते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार माने गए हैं? 16 संस्कार, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार जो है वो दाह संस्कार है, जिसको अंत्योष्टि संस्कार भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी। यहां से आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व को माना गया है। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हुए हैं। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार माने गए हैं, जिसमें से अंतिम संस्कार जो है वो दाह संस्कार है। हमारे जो पूर्वज थे, यानी हिंदू धर्म में जो भी लोग थे, उनका प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार हुआ है। और फिर जो हमारे पूर्वज थे वो जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का 16 संस्कार होता था। आज देखें तो हम शायद ही किसी को 16 संस्कार के बारे में पता होगा। 16 संस्कार के बारे में तो छोड़िए, 16 संस्कार का नाम भी शायद किसी को याद होगा। अंग्रेज जब से आए तो वो तो हमारे देश के सोने के चिड़िया को लूटे ही साथ हमारे संस्कार और संस्कृति को भी शायद लेकर चले गए। पहले हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति का 16 संस्कार होता था, और आज देखिए आज 16 संस्कार का नाम भी किसी को याद नहीं है। चलिए यहाँ पे आगे अब हम बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है। मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में याद करने का प्रयास करते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य 3 जगहों से मिला हुआ है। ये तीनों स्थल का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ये कौन कौन से स्थल है? आदमगढ़, बागौर, सराय बहादुरगढ़। ये तीनों जगह से पशुपालन की प्रारंभिक साक्ष्य मिला हुआ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक प्रश्न आदमगढ़ और बागौर से पूछा गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, और ऑप्शन में आदमगढ़ रहेगा और भी कुछ ऑप्शन रहेंगे, या फिर एक ऑप्शन में बागौर रहेगा और कुछ ऑप्शन रहेंगे। यानी सबसे अधिक प्रश्न आदमगढ़ और बागौर से पूछा गया है। सराय बहादुरगढ़ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप इन तीनों स्थल का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य जहां भी आएगा वहां पे आप आदमगढ़ और बागौर या फिर सराय बहादुरगढ़ को ही टिक कीजिएगा। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़, बागौर, सराय बहादुरगढ़। यूपी में स्थित 2 स्थल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य पाषाण काल की दृष्टि से देखे तो महत्वपूर्ण बन जाता है। वो स्थल का नाम है दमदमा, महदहा। नाम कुछ अजीब लग रहा है ना, लेकिन याद रखना पड़ेगा। दमदमा, महदहा, ये दोनों यूपी में ही स्थित है और दोनों का संबंध हड्डियों से ही है। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला हुआ है, जबकि महदहा में हड्डी से निर्मित आभूषण या हड्डी से निर्मित उपकरण मिला हुआ है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हुए हैं? दमदमा से। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिला हुआ है? महदहा से। या फिर हड्डी से निर्मित उपकरण कहाँ से मिला हुआ है? महदहा से। सब पूछा गया प्रश्न है और पूछे हुए प्रश्न को ही डायरेक्ट हम यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ये सब स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो भी उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पे मध्य पाषाण काल में मृद भांड का प्रमाण मिला है। मृद भांड यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। तो चौपानी मांडो में मृद भांड का प्रमाण मिला हुआ है। और किस काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला हुआ है। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से मिला हुआ है।
एक बार में तो याद नहीं होगा, बार बार देखने से ही याद होगा। एक बार से कुछ याद नहीं है तो अगर याद हो भी जाता है तो आप भूल जाइएगा उसको। तो बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से कभी भी पीछे मत हटिए, बार बार देखते रहिए। पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं होगा कि हम कितने बार देखेंगे, शायद 1000 से ज्यादा देख चुके होंगे हम। तो आपको बार बार देखना होगा। ये नहीं सोचना है कि हम एक बार पढ़ें और एक बार तो पढ़ चुके हैं तो हमको इसका मतलब याद है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभ्यास करना छोड़ दीजिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा। तो बार बार आपको देखना पड़ेगा। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदहा से। यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे याद करना है, और याद करना तो आपके हाथ में है। आप जाकर इसको नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। यूपी में स्थित 2 जगह है, दमदमा और महदहा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण या हड्डी से निर्मित उपकरण मिला हुआ है। पशुपालन की शुरुआत के जो प्रारंभिक साक्ष्य जो मिले हुए कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, बागौर और सराय बहादुरगढ़ से मिला हुआ है। मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ का सराय नाहर और महदहा से मिला हुआ है। इस सबको आप नोट कर लीजिए और बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रात का 2 बज रहा है और बाकी लोग सब लोग जो है सोए हुए हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार भूलिएगा, बार बार इसको देखते रहिएगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।